हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेलवे की पाठशाला पे। और दोस्तों ये हमारा पार्ट नंबर 5 वीडियो है। रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, साइंस के हम करा रहे हैं। 4 वीडियो ऑलरेडी डाल दिए हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखे हैं तो। और इन वीडियो में मैं आपको शिफ्ट भी दे रहा हूँ। तो ये जो वीडियो है वो है 18/9/2018 का। और इससे पहले जो भी वीडियो थी उनमें भी मैंने पहले वीडियो को छोड़कर सब में आपके शिफ्ट बताइए। हम शुरू से लेकर सारी शिफ्ट हैं वो एक शिफ्ट वाइज कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहला वीडियो। किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो किसकी वजह से होता है। देखिए ये पृथ्वी है हमारी, ठीक है। अब पृथ्वी है तो पृथ्वी के ऊपर चारों ओर क्या होंगे, ग्रह होंगे, उपग्रह चक्कर लगा रहे होंगे। तो सैटेलाइट का मतलब होता है उपग्रह। तो जब उपग्रह होते हैं इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो पृथ्वी क्या करेगी, इन उपग्रहों को अपनी ओर खींचेगी अपने ग्रेविटी के कारण। तो ये पूछ रहा है जो इसको ग्रेविटी प्राप्त होती है वो कहाँ से प्राप्त होती है। तो देखिए जो अभिकेंद्रीय बल होता है वो क्या होता है, जब कोई वस्तु वृत्ताकार कक्षा में गति कर रही होती है तो केंद्र की ओर जो बल लगता है उसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, आपके अभिकेंद्रीय बल। तो ग्रेविटी जो प्राप्त होती है वो यहाँ पर किसी भी उपग्रह को वो प्राप्त होती है अभिकेंद्रीय बल से। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। निम्न में से किस गतिविधि में ये कहा जा सकता है कि कार्य किया गया हो। आपको बताना है कि कार्य कब किया जाए। तो आपके लिए कार्य के लिए एक फॉर्मूला है W=Fs, यानी कि बल इंटू विस्थापन। यानी कि अगर बल लगाएं और उसमें विस्थापन हो जाए तो उस स्थिति में कार्य किया जाता है। अब देखिए पहला एग्जाम्पल है, हर्ष पुस्तक पढ़ रहा है। अब देखिए पुस्तक पढ़ रहा है तो यहाँ पर मतलब मूवमेंट नहीं हो रहा है, कोई विस्थापन नहीं हो रहा है, वो बैठ के पढ़ रहा है तो यहाँ पर किया गया कार्य 0 होगा। दूसरा, श्रुति कुर्सी पर बैठी है। अब देखिए कुर्सी पर बैठी है तो विस्थापन 0 है, कार्य 0 हो जाएगा। खुशी घर के दीवार पर धक्का दे रही है लेकिन ऐसा करने में असफल है, मतलब धक्का दे रही है लेकिन दीवार खिसक नहीं रही है, मतलब विस्थापन 0 है तो कार्य भी 0 होगा। अब देखिए पिंकी समतल सड़क पर अपने सिर पर पुस्तक रखकर चल रही है, मतलब गति हो रही है। तो जहां भी गति हो विस्थापन हो वहीं कार्य होगा। अगर विस्थापन 0 है तो कार्य क्या होगा, 0 होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूध वाला जो होता है ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा क्यों मिलाता है। तो देखिए आपने देखा होगा, अगर आप दूधिया हो तो, अगर नहीं है तो आपको पता होना चाहिए। दूध है ना वो थोड़ी देर बाद में धीरे धीरे उसको खराब होने लगता है, मतलब उसमें अम्ल का गुण है वो वहाँ पर आने लग जाता है दूध के अंदर, क्योंकि आपको पता है लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। इस वजह से उसका अम्लीकरण है वो धीरे धीरे होने लग जाता है। तो बेकिंग सोडा एक प्रकार से क्षार होता है जो कि अम्लीकरण को रोकता है, मतलब इसका अम्लीकरण यानी कि एसिडिफिकेशन को रोकता है, यानी कि एसिड होने से उसको बचाता है ताकि दूध खराब ना हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरे आवर्त से संबंधित वह कौन सा तत्व है जिसका श्रृंखलन गुण, अब देखिए ये संकलन लिख दिया, श्रृंखलन है ना, श्रृंखलन गुण होना चाहिए, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन, पता नहीं इसकी अंग्रेजी भी क्या होती है संकलन की, मेरी इंग्लिश इतनी ठीक ठाक है लेकिन इतनी अच्छी नहीं है। श्रृंखलन का मतलब क्या होता है कि एक कार्बन होता है, ठीक है। ये देखिए कार्बन के बारे में बात कर रहा है। कार्बन में गुण होता है कि कार्बन एक कार्बन जुड़कर दूसरे से तीसरे से, मतलब बहुत सारी एक बहुत लंबी चैन, हाँ इसको श्रृंखला को चैन बोलते हैं, मतलब एक बहुत बड़ी चैन बना लेता है, लंबी चैन बना लेता है, इसी को हम बोलते हैं इसका श्रृंखलन गुण। तो दूसरा आवर्त है उसमें जो कार्बन है वही यहाँ पर है इसका आंसर। अब आपको दिखा देता हूँ एक बार आवर्त सारणी खोल के कि आवर्त क्या है, दूसरा आवर्त क्या है, तीसरा आवर्त क्या है। देखिए ये आपके आवर्त सारणी है, तो ये जो पहली है ना इसको बोलते हैं आवर्त, ऐसे जो चलते हैं ना आड़े इनको बोलते हैं आवर्त, और ये आपके लंबवत है इनको बोलते हैं यहाँ पर वर्ग। तो देखिए ये है पहला आवर्त, ये है दूसरा आवर्त। तो इस आवर्त के बाद तो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, सिलिकॉन। तो यहाँ पर देखिए ये है दूसरा आवर्त। दूसरे आवर्त में आपके जो कार्बन है ये वाला, देखिए इसमें सबसे अधिक श्रृंखलन गुण पाया जाता है, मतलब चेन बनाने का गुण पाया जाता है खुद के परमाणु के साथ मिलकर। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, अच्छा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा था। तो देखिए कार्बन है, कार्बन का इलेक्ट्रॉन विन्यास यहाँ पर पूछा है इनडायरेक्टली। देखिए कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो जाएगा, 2 और 4। मतलब यहाँ पर एस कक्षक में 2 और पी कक्षक में 4। तो यहाँ पर ऑप्शन है 2, 4, ऑप्शन नंबर 3। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चालक तार की पीवीसी द्वारा कोटिंग क्यों की जाती है। आपने देखा होगा तार होते हैं उनके ऊपर पीवीसी है वो लगाया जाता है, मतलब उनके ऊपर आपने देखा होगा पीवीसी की कोटिंग की जाती है, मतलब उनके ऊपर लेप किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो। आपने देखा होगा आपके कूलर हैं उनकी डोरी आते हैं तो आगे के सामने की तरफ वहाँ पर पीवीसी के वहाँ पर लगाए जाते हैं ताकि आप कोई भी उपकरण ले आइए विद्युत का उपकरण तो वहाँ पर पीवीसी उन पे लगे रहते हैं ताकि वहाँ पर शॉर्ट सर्किट है, मतलब जो उसके धनायन है और ऋणायन है आपस में मिले नहीं, ठीक है दोस्तों। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। 6 किलोग्राम द्रव्यमान है और 480 जूल स्थितिज ऊर्जा है। एक वस्तु को कितनी ऊंचाई पर रखा गया है। मतलब आपको दे रखा है
6 किलो की एक वस्तु है और उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी है 480। मतलब देखिए m का मान आपको दे रखा है कितना, यहाँ पर 6 किलोग्राम। स्थितिज ऊर्जा mgh होती है हमेशा, इसका मान है 480। जी का मान आपको दे रखा है यहाँ पर 10। तो ज्ञात क्या करना है, हाइट रख दीजिए। देखिए mgh बराबर कितना है 480, यानी कि m का मतलब है 6, g का मतलब है 10, h का मतलब यहाँ पर ज्ञात करना है h, और बराबर क्या है 480। चलिए h का मान निकालेंगे तो 480 और इधर इसको ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 60। 60 के हम भाग लगाएंगे, 0 से 0 और 6 और भाग लगाएंगे तो 8, यानी कि 8 मीटर। ठीक है दोस्तों, इसकी हाइट आ जाएगी 8 मीटर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 4 कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन से जुड़ा उपसर्ग क्या होता है। देखिए तो हम जब यहाँ पर नामकरण करते हैं कार्बनिक यौगिकों का तो ये इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए कार्बन 1 होता है, इसको बोलते हैं मैथ, 2 को बोलते हैं यहाँ पर एथ, 3 को बोलते हैं प्रोप, 4 को बोलते हैं ब्यूट, पेंट, हेट, ऐसे चलते हैं। तो यहाँ पर कार्बन संख्या 4 की बात हो रही है तो 4 के लिए यहाँ पर आएगा प्रोप। ठीक है, तो प्रोप नहीं, यहाँ पर ब्यूट होगा कार्बन संख्या 4 के लिए। दोस्तों मैं यहाँ पर ब्यूट लिखना भूल गया, ऑप्शन में ब्यूट नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ब्यूट। 4 के लिए आता है यहाँ पर ब्यूट, पहले के लिए मैथ, दूसरे के लिए एथ, तीसरे के लिए प्रोप, चौथे के लिए ब्यूट। तो ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पर ब्यूट आएगा। ठीक है, ध्यान रखना ब्यूट आएगा कार्बन संख्या 4 के लिए। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक अवतल दर्पण है, इसकी वक्रता त्रिज्या आपका मान दे रखा है आपको 6.2। तो इसकी फोकस दूरी क्या होती है। देखिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध ये होता है कि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की हमेशा आधी होती है, यानी कि f बराबर वो r बराबर 2f, या फोकस दूरी f बराबर r/2। तो यहाँ पर देखिए फोकस दूरी पूछी है, मतलब 6.2 का आपको आधा कर देना है तो आ जाएगा 3.1, और 3.1 क्या आएगा सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में ही है, तो उत्तर आ जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। O2 का आणविक द्रव्यमान क्या होता है। इस क्वेश्चन का आप बहुत गलत जवाब देंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर O2 का पूछा है, ऑक्सीजन का नहीं पूछा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है। देखिए वैसे तो ऑक्सीजन का आणविक भार होता है वो 16 होता है, लेकिन ये ऑक्सीजन का है यानी कि O का है। यहाँ पर बात की है O2 की, तो O2 का क्या हो जाएगा 32। ये ध्यान रखना है, बहुत सारे इसको गलत कर देंगे। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है तो आंसर आ जाएगा इसका कितना 32, 32। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। उचित विकल्प का चयन कीजिए, मतलब 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं। दोस्तों मैं पीछे को जूल लगाना यहाँ पर भूल गया टाइपिकली, यहाँ पर ठीक है जूल आएगा ये। ठीक है, सबके पे जूल है, तो यानी कि 1 किलोवाट घंटे होते हैं, 1 यूनिट होती है, इसमें कितने जूल होते हैं तो आपको पता होना चाहिए 3.6 10⁻⁶ जूल होते हैं यहाँ पर 1 किलोवाट आवर में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 है, इसका सही आंसर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बादलों का सफ़ेद रंग होता है किसकी वजह से होता है। तो यहाँ पर देखिए बादल होते हैं उनका सफ़ेद रंग होता है ना, जो कलर से दिखते हैं वो यहाँ पर प्रकाश का प्रकीर्णन स्कैटरिंग के द्वारा दिखता है। देखिए अपवर्तन में क्या होता है आपको पता होगा, अपवर्तन में प्रकाश की किरण है वो यहाँ पर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। परावर्तन में क्या होता है, उसी माध्यम से टकरा कर वापस लौट आती है। विकिरण का तो आप जानते हैं रेडिएशन, यानी कि आपकी प्रकाश होती है वो जब गति करती है तो ये आने की एक तरीका है, मतलब प्रकाश की किरणों का तरीका है एक, जिसको बोलते हैं रेडिएशन। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा यहाँ पर प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किस वैज्ञानिक ने सजीवों के लक्षणों की आनुवांशिकता के सिद्धांत दिए थे। तो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, जिन्होंने यहाँ पर आनुवांशिकता के 3 नियम दिए थे, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ग्रेगर जॉन मेंडल। ये पादरी थे ऑस्ट्रिया में, और इनका जन्म 1922 में हुआ था। ये क्लास 10th में चैप्टर है, यूँ कहीं आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हम मूत्र त्याग की उत्तेजना को कैसे कंट्रोल करते हैं। मतलब मान लीजिए हमको टॉयलेट आ रही है, तो हमारे शरीर में ऐसी कौन सी मांसपेशियाँ पाई जाती हैं या क्या पाया जाता है जिससे हम कंट्रोल कर पाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हिंदी है ना, वो टाइपिकली बिल्कुल अलग है। मैंने वहाँ पर देखे तो हिंदी ना बिल्कुल अलग दे रखी है, मतलब हिंदी ट्रांसलेशन बहुत गलत दे रखा है जो पेपर आया था उसमें। तो इसका आंसर है वो बिल्कुल ए है यहाँ पर, यानी कि मूत्राशय के अंदर तंत्रिका मांसपेशियाँ पाई जाती हैं, उनके माध्यम से हम हैं वो यहाँ पर इसको रोकते हैं। ठीक है, वैसे दोस्तों अगर इस क्वेश्चन को और डिटेल में देखें तो देखिए जैसे जैसे मूत्र इकट्ठा होता है वैसे वैसे मूत्राशय बड़ा होता जाता है, और पर्याप्त मूत्र इकट्ठा होने पर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा ऐच्छिक संदेश मूत्राशय को दिया जाता है, और यह संदेश मूत्राशय की पेशियों को में संकुचन उत्पन्न करता है, और हमारे मूत्राशय में जो मूत्राशय अवरोधनी पाई जाती है वहाँ पर शिथिलता पैदा हो जाती है, मतलब ढीले हो जाते हैं। इससे मूत्र का उत्सर्जन होता है। मूत्र को जो संपन्न करने वाली तंत्रिका है उसे बोलते हैं मूत्रण प्रतिवर्त। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको डिटेल से इसको बता दिया है। चलिए देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन। जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, यदि एक वस्तु स्थिर है तो इस पर कौन सा कार्य कर रहा होता है। तो देखिए ये ऑप्शन ही गलत है, क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि
जब वस्तु स्थिर होती है तो इस पर कोई कार्य नहीं कर रहा होता है, क्योंकि जो कार्य होता है वो होता है बल इंटू विस्थापन, यानी कि उस पर कोई कार्य नहीं होता है, क्योंकि जब विस्थापन जीरो होता है। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर नेगलेक्ट किया गया था रेलवे की तरफ से, यानी कि 4 ऑप्शन थे वो यहाँ पर गलत थे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किसके कारण स्क्लेरन कायमा की कोशिकाएं होती हैं, वो उसकी दीवार होती है वो मोटी होती है, यानी कि स्क्लेरन कायमा एक उत्तक होता है, पौधों में पाया जाता है, तो उसकी जो कोशिकाओं की दीवार होती है वो मोटी किस वजह से होती है, तो उनमें लिग्निन पाया जाता है। लिग्निन आपको ध्यान रखना है, एक लिग्निन नामक पदार्थ पाया जाता है, उसकी वजह से जो स्क्लेरन कायमा होती है उसकी जो दीवारें होती है वहाँ पर मोटी होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 2 अलग अलग फोकस दूरी वाले लेंस का उपयोग किस रोग से पीड़ित व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। अब देखिए वैसे तो दोस्तों जो 2 फोकस दूरी वाले लेंस का उपयोग है वो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ किसके लिए किया जाता है, यानी कि ऐसे व्यक्ति जिनको ना तो पास की वस्तु दिखाई देती है ना ही दूर की दिखाई देती है, यानी कि जिनके निकट दृष्टि और दूर दृष्टि दोनों ही रोग होते हैं, यानी कि मायोपिया भी हो और हाइपरमेट्रोपिया भी हो। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे व्यक्ति में क्या किया जाता है कि ऐसे लेंस लगाए जाते हैं, मतलब 2 लेंस लगाए जाते हैं जिनमें आपने देखे होंगे ऐसे मोटे मोटे लेंस होते हैं, मतलब उनमें आगे की तरफ उत्तल और पीछे की तरफ अवतल 2 अलग अलग लेंस लगाए जाते हैं और उनकी सहायता से उनकी जो इस रोग है उसको दूर किया जाता है। मतलब उनमें 2 अलग अलग लेंस लगाए जाते हैं, उनकी फोकस दूरी अलग अलग होती है। आपने देखा होगा इस प्रकार के लेंस होते हैं, उनमें यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ और अलग होते हैं लेंस, ऊपर की तरफ अलग लेंस होते हैं। आपने देखे होंगे ज़्यादातर ये जो बूढ़े आदमी होते हैं उनके लगाए जाते हैं। तो 2 फोकस दूरी यानी कि अलग अलग फोकस दूरी वाले लेंस हैं, इनका उपयोग किया जाता है मायोपिया व हाइपरमेट्रोपिया, यानी कि आपके निकट दृष्टि और दूर दृष्टि दोनों ही हों तभी यहाँ पर 2 फोकस दूरी वाले लेंस का उपयोग किया जाता है। वैसे मैं आपको बता दूं जो निकट दृष्टि दोष है उसके लिए अवतल का उपयोग किया जाता है, जबकि दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से विषम को चुनिए। तो देखिए अगर आप इनको देखेंगे तो आपको पता लगेगा सारे के सारे ये हैं वो सारे सॉलिड हैं, यानी कि ठोस अवस्था में हैं, और ये सारे के सारे हैं गैस अवस्था में पाए जाते हैं। आपको पता होगा हाइड्रोजन गैस होती है, जबकि ये सारे क्या होते हैं ठोस होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है, यानी कि इंटरनेशनल स्तर पर जो ऊर्जा है उसको किस में मापते हैं, यानी कि व्यापारिक तौर पर बड़ी मात्रा में इसको किस में मापते हैं। तो आपको पता होना चाहिए किलोवाट घंटे, यानी कि KWH हमारे जो यूनिट निकलते हैं वो इसी में निकलते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पौधों के बीज में खाद्य भंडार के रूप में कौन करता है, मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं ना तो उनके बीज में जो खाद्य भंडार है खाने की सामग्री है वो कहाँ पर भंडारित होती है, किस जगह पर भंडारित होती है। तो देखिए बीज पत्र होते हैं कोटिलेडन, ठीक है कोटिल्डन, तो वहाँ पर जो पेड़ पौधे होते हैं उनके बीज में जो खाद्य भंडार होता है ना खाने की चीज़ें वो वहाँ पर संग्रहित रहती हैं, स्टोर रहती हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है तो यह किस आवर्त से संबंधित है। अब देखिए आवर्त की पहचान करना बहुत ही आसान है। यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ हो तो दोस्तों जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ हो तो यहाँ पर देखिए जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है जितने चरणों में वही इसकी आवर्त संख्या होती है। मतलब देखिए 1 2 3 यहाँ पर देखिए गिनिए 1 2 3 यानी कि 3 अलग अलग रूपों में दिया गया है, तो इसकी आवर्त संख्या क्या हो जाएगी 3। यहाँ पर दोस्तों मेरे को टाइपिकली प्रॉब्लम हो गई, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आता और फिर इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। मतलब मान लीजिए आपको जहाँ भी दे रखे हों, जैसे आपको मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखा है 2 8 8 1, तो यहाँ पूछे कि आपसे आवर्त संख्या कितनी है तो कितनी हो जाएगी 1 2 3 4। जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखा है 2 4 और आपसे पूछे आवर्त कितने हैं तो कितने हो जाएंगे 1 2, तो बहुत आसान है आवर्त संख्या निकालना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु को जब एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जा रहा हो तो जब वह बिल्कुल भूमि को छू जाती है तो उस समय उसमें कौन सी ऊर्जा संचित रहती है। तो देखिए जब कोई वस्तु को हम ऊपर से नीचे फेंकते हैं ना तो जब बिल्कुल सरफेस पर टच हो जाएगी तो उस स्थिति में केवल उसमें कौन सी ऊर्जा रहेगी आपको पता होना चाहिए। वहाँ पर उसकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो तो खत्म होती जाएगी, यहाँ से स्थितिज ऊर्जा खत्म होती जाएगी और सरफेस पर स्थितिज ऊर्जा 0 हो जाएगी। लेकिन जब वो बिल्कुल टच करने की स्थिति में होगी उस समय उसमें जो गतिज ऊर्जा है वो यहाँ पर अधिकतम हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा, ठीक है ऑप्शन नंबर 3 गतिज ऊर्जा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा पारे का एक अयस्क है। तो ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, रट लेना याद कर लेना। सिनेबार इसका सही राइट आंसर है। सिनेबार आर्सेनिक तो एक तत्व है, बॉक्साइट है वो एल्यूमिनियम का आपके एक
अयस्क होता है। तो आपको ध्यान रखना है, सिनेबार है, इसको याद कर लीजिए, रट लीजिए, बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। पारे का एक अयस्क होता है, मतलब पारे का एक मिश्रण होता है, इससे पारा प्राप्त करते हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन की, कौन सा एनीलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है। अब देखिए यहाँ पर जंतु जगत है, उनको यहाँ पर अलग अलग भागों में बांटा गया है, तो यहाँ पर एक वर्ग होता है एनीलिडा। चलिए मैं आपको एनीलिडा के बारे में थोड़ा और डिटेल से बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, एनीलिडा क्या होते हैं, इस संघ के जंतु जलीय अथवा स्थलीय होते हैं, स्वतंत्र जीवी होते हैं, कभी कभी परपोषी भी होते हैं। इन जंतुओं में द्विपार सममिति, त्रिकोणीय व प्रगुही होते हैं तथा इनमें वास्तविक देह गुहा पाई जाती है। वास्तविक देह गुहा पाई जाती है। इनका शरीर स्पष्ट खंडों में विभक्त होता है। उत्सर्जन के लिए इनमें वृक्क पाए जाते हैं और इनके उदाहरण है जैसे कि जोंक, केंचुआ और नेरिस। और ये एनसीईआरटी की बुक आपके सामने मैंने खोल के दिखा रखी है। 3 ही ऑप्शन है, जोंक, केंचुआ और नेरिस। और इन ऑप्शन में देखिए जोंक, केंचुआ, नेरिस तीनों ही यहाँ पर ऑप्शन में है, लेकिन यहाँ पर एस्केरिस ऑप्शन में नहीं है, यानी कि ये इसका राइट आंसर होगा जो कि एनीलिडा से संबंधित नहीं है। इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ अगर बुक पढ़नी है तो साइंस के लिए एनसीईआरटी ही पढ़िए। चलिए बात करते हैं, निम्न में से कौन सा एक सहसंयोजक अणु है। यानी कि देखिए सहसंयोजक अणु होते क्या है, जब यहाँ पर जो 2 अलग अलग तत्व होते हैं आपस में समान इलेक्ट्रॉन का साझा करके जब बंध बना लेते हैं तो उनको सहसंयोजक बंध बोलते हैं। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन को देखते हैं, आप देखिए H2O को देखते हैं, तो H2O में तो यहाँ पर हाइड्रोजन बंधन है, स्पष्टली दिख रहा है, यहाँ पर सहसंयोजक अणु नहीं होता है, सहसंयोजक बंध नहीं होता है। इसी प्रकार NH3 है, NH3 में भी यहाँ पर सहसंयोजक बंध नहीं होता है, ये भी एक प्रकार से हाइड्रोजन बंधन होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है CaO, इसमें यहाँ पर आपके सहसंयोजक बंध होता है। यानी कि देखिए Ca यानी कि ये Ca है और यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। और ये आपके कैल्शियम है, कैल्शियम पे 2 इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं अपने कक्षक से, यानी कि यहाँ पर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, 2+ है, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये आपस में अपने इलेक्ट्रॉनों का सहभाजन करते हैं, यानी कि एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं और यहाँ पर जो आपके सहसंयोजक बंध है वो यहाँ पर बना लेते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन। 240 वोल्टेज और 0.6 एम्पियर धारा वाली विद्युत बल्ब की शक्ति क्या होगी। यानी कि शक्ति मैंने अब देखिए न्यूमेरिकल पूरे करा दिए हैं, अगर आपने उनको देख लिया तो आपको न्यूमेरिकल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। देखिए शक्ति का फॉर्मूला होता है P = VI। यहाँ पर देखिए V का मान है ये रहा 240 वोल्ट, और I यानी कि विद्युत धारा का मान ये रहा, यानी कि 240 और आप गुणा करेंगे 0.6 से, तो आप इसको हल कर लीजिए। हल करेंगे तो 6 चौक 24, यानी कि 2 और 6 दूनी 18 और 18 और 2 20। ठीक है दोस्तों, आप इसको हल कर लीजिएगा, जो भी उत्तर आएगा वो आ जाएगा। ठीक है, और देखिए अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर अभी ज्वाइन नहीं हुए हैं तो टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और कुछ PDF हैं वो फ्री में आपको मिल जाएगी। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। और दोस्तों आज इवनिंग में आपको केमिस्ट्री की क्लास है वो शुरू कर देंगे, केमिस्ट्री के वीडियो आपको आज से मिलने शुरू हो जाएंगे। जिस प्रकार से हमने फिजिक्स कंप्लीट कराई है उसी प्रकार से केमिस्ट्री हम कंप्लीट कराएंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।